हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो हम लेकर आ गए हैं। और आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगेन आज आप लोग अगर 12th स्टैंडर्ड में हो, ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यानी कि आज हम 12th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 1 का पहला ही चैप्टर जो हमारा चल रहा था मैथमेटिकल लॉजिक, आप अगर कंटिन्यूस हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 15। और इस लेक्चर में हमारे इस चैप्टर का सबसे आखिरी एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व कराने वाले हैं। यानी कि फाइनली हमारा आज ये जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल लॉजिक, ये कंप्लीट होने वाला है। जी हां दोस्तों, काफी दिन लग गए, 15 दिन लग गए, मतलब 15 लेक्चर लग गए दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैथ्स पार्ट 1 आ रहा है वैसे मैथ्स पार्ट 2 भी कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। होपफुली मैं ही सिखाऊंगा, होपफुली हमारे कुछ नए टीचर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, वो भी आपको सिखा देंगे। बाकी फिजिक्स तो आपको संजीव पांडे सर आपको कंटिन्यूस वीडियो दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चालू है, तो आप कंटिन्यूस बने रहिए। बायोलॉजी भी बहुत जल्द आपको देखने मिल जाएगा और केमिस्ट्री भी आपको देखने मिल ही रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे चैनल पे, आप बस देख दो अच्छे तरीके से, जितना हो सके उतना प्यार दो, बस यही मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलो आज शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की शुरुआत करने वाले। लेकिन यार दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे 12 के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, जो इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में, उनको पता नहीं है कि हम JR ट्यूटोरियल्स पे 12 के वीडियोस भी डाल रहे हैं। वो हमारे चैनल पे लास्ट ईयर 11 तक था, 11 तक पढ़ के वो 12th स्टैंडर्ड में चले गए और हो सकता है कि वो हमारे चैनल पे नहीं है या फिर बहुत कम आते हैं। तो यार मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके बाकी जो फ्रेंड्स सर्कल में हैं, उनको बताओ कि 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी हमारे चैनल पे कंटिन्यूस आ रहे हैं। अभी राहुल सर ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर चुके हैं, तो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जितना हो सके हमसे एनर्जी हो सके हम डाल रहे हैं। बस आप लोग के हाथ में है ये सब चीजें कि हमारे जो 12 के वीडियो है अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए कैसे भी करके, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं। सबसे पहले चलो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। एक और चीज याद आ गया, बहुत सारे मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे उस दिन, मतलब इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने देखा कि सर हम आपको कुछ डाउट अगर पूछना या फिर कुछ भी बातें करनी है तो मैं कैसे करूं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि मैंने ऑलरेडी सबको दे रखा है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, ठीक है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये मेरा आईडी है @राहुल जैस 23। आप इसको सर्च करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत सारे आप 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपने ये इंस्टाग्राम तो यूज किया होगा। तो @राहुल जैस 23 सर्च करोगे, उसको मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे आप मुझे मेंशन करो, टैग करो, जैसा आपको जमेगा वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर से कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो दिख रहा है आपको सर्किट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, जो कि ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, स्विचिंग सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सभी चीज सिखा चुका हूं, इसीलिए आया हूं एक्सरसाइज 1.5 पे। तो हमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है और सिंबॉलिक फॉर्म भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? इसका सिंबॉलिक फॉर्म। थोड़ा फास्ट जाएंगे, देखो ध्यान से। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने हमको बोला, एक चीज मुझे मानना भी पड़ता है सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के पहले कि ये जो S1 है ना, ये S1 को मैं मान लूंगा दोस्तों P। उसके बाद क्या है, S2 है, S2 ही मेरा स्विचिंग सर्किट है, तो इसको मैंने मान लिया Q। क्या मान लूंगा इसको मैं Q मान लूंगा। फिर देखो तीसरा कुछ दिख रहा है कि S3 भी दिख रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूं R। S3 को मैंने क्या मान लिया R। और कुछ दिख रहा है कि नहीं? तीन चीज है। L दिख रहा है, L का मतलब होता है लैंप, ये आप जानते ही हो, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको। L का मतलब होता है लैंप। तो ये तीन चीज है, चार चीज है। अब इसी के हेल्प से सिंबॉलिक फॉर्म लिखा जाता है। ऊपर आप देखोगे तो S1 है, तो S1 को मैंने माना है P, तो P हो जाएगा मेरा। उसके बाद ये एक स्विचिंग सर्किट के नीचे दो सर्किट है, मतलब इसके नीचे आ रहा है, तो नीचे मतलब पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और, ठीक है। तो PV हो जाएगा। S2 और S3 ये दोनों आपस में क्या है, लाइन में ही है, एक ही लाइन में, मतलब सीरीज में है। तो S2 और S3, S2 क्या है मेरे लिए Q, S3 मेरे R है, मतलब Q और R जो है ये सीरीज में है और सीरीज के लिए हम लोग एंड यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा PV Q एंड R। दिस इज योर प्रॉपर आंसर। ये आपका आ जाएगा प्रॉपर आंसर। क्या है? दिस इज योर सर्किट, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या है आपके लिए? सिंबॉलिक फॉर्म है। समझ में आ गया? सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या बनेंगे, हमारे इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। ये समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है, PV Q एंड R यही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट में सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। तो हमको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस हमें यहां पे देखना होता है कि क्या क्या वैल्यू है। तो PV Q एंड R है, मतलब P है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा ले लेता हूं मैं, मेरे पास P है। उसके बाद यहां पे देखो Q है, ठीक है ना। P के बाद क्या है दोस्तों, Q है, ठीक है। Q के बाद क्या है दोस्तों, R है, ठीक है। तो R भी है मेरे पास, लेकिन और कुछ है क्या? देखो यहाँ पे P है, V है, Q है, R। नेगेशन कुछ है क्या? नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R कुछ नहीं है। तो अगला जो आएगा वो आ जाएगा Q एंड R डायरेक्टली। तो Q एंड R आ जाएगा।
और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है पी वी क्यू एंड आर, मतलब पूरा का पूरा। तो पी वी क्यू एंड आर, बस जैसे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते थे ना पहले, सेम वैसे ही हमने यहां पे बना लिया, कॉलम बना दिया। अब आप बोल रहे हो सर आप इतना लंबा लाइन क्यों खींच रहे हो? लंबा लाइन इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि यहां पे पी क्यू के अलावा आर भी है, तीसरा कंपोनेंट भी है। तो आपको याद है जब 3 होते हैं तो हम लोग को 8 बनाने होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कितने बनाएंगे? 8 कॉलम बनाएंगे। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बन गया हमारा 8 कॉलम। क्लियर है? समझ में आ गया? ये टोटल 8 कॉलम बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू लिखना है हम लोग को, तो चलो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे? वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू लिखने के पहले आपको याद होगा कि जब भी हम लोग कोई भी गिवन सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं और उसका हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं, तो इनपुट आउटपुट में हमें ट्रू और फॉल्स नहीं लेना होता है, हमें लेना होता है 1 और 0। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 लेना पड़ता है। तो 3 के लिए क्या लेंगे? जैसे हम लोग सिर्फ PQ था तो 1 1 लेते थे, तो यहां पे PQ आ रहा है तो 1 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 0 0 हो जाएगा, उसके बाद देखोगे तो 0 कितना हो जाएगा? 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका जैसा आपको लेना है, 0 0 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 1 0 हो जाएगा एंड लास्ट में 1 1 सॉरी 0 0 0 हो जाएगा। करेक्ट है? ये टोटल 8 आएंगे, ऐसे ही टोटल ऐसे 8 आएंगे। अब ये तो हमने लिख दिया कंडीशंस PQR के, 1 1 0 1 जो भी था लिख लिया, हर एक के लिए सेम होता है, लिख लिया। अब मेन शुरू होता है यहाँ पे क्यू एंड आर। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं दोस्तों? इनपुट आउटपुट। तो ये क्यू एंड आर मतलब इन दोनों का एंड करना है, और आप जानते हो कि एंड का कंडीशन क्या है? कंजंक्शन वाला कंडीशन। ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स। मतलब यहां पे भी 1 1 रहेगा तो ही 1, बाकी सब 0। तो 1 1 रहेगा तो ही 1, बाकी सब 0। 1 1 है क्या? ये भी 1 1 है, तो 1 1 रहेगा तो 1, बाकी सब 0। और भी कोई 1 1 नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? सॉरी, बाकी सब 0 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है पी वी क्यू एंड आर। मतलब आप ये जो क्यू एंड आर निकाला, इसके साथ पी जो है, पी के साथ और कर देना है। मतलब और का कंडीशन मतलब डिसजंक्शन वाला। डिसजंक्शन में जब 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। मतलब जब 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब 1 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे पी देखना है और क्यू एंड आर का कॉलम देखना है। ये देखना है कि 0 0 है क्या, और है ना, और तो ये 0 0 है नहीं है, 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 0 0 है, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये 0 0 है नहीं है, ये 0 0 है, उसके बाद ये 0 0 है। तो यानी कि मेरा बाकी जो बच गए वो 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 1 लिख दो इस प्रकार से, तो हमारा आ गया, दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल हमारा आराम से बन गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो दिस इज योर प्रॉपर आंसर। दिस इज योर प्रॉपर आंसर। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपने कि ये जो 0 0 1 लिखा है ये हो सकता है इधर भी आ जाए। तो दिस इज योर प्रॉपर आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल, और इसी को बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। बस सर्किट दिया है, उसको देखना है, उसके हिसाब से लेट करके S1 को P मान लो, S2 को Q मान लो, S3 दिया है तो R मान लो, S1 का निगेशन दिया है तो S1 डैश हो जाता है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो एक और एग्जांपल कराते हैं आप लोग को पूरा सॉल्व, और आपको बताते हैं ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। कमेंट करके बताना दोस्तों, बहुत इजी है, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली सर्किट वाले एग्जाम में पूछते हैं लॉजिकल चैप्टर में से, इस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में से। ठीक है, समझ में आ रहा है? काफी सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो, आगे एक सर्किट दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान दोगे इसमें बहुत सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, तो हम लोग को लिखना है यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के पहले हम लोग को क्या मानना पड़ता है? लेट करके मानना पड़ता है। तो यहाँ पे S1 डैश लिखा है, S2 लिखा हुआ है, यहाँ पे S1 और S2, मतलब S1 तो ही, तो S1 को मैं P मानूंगा, S2 को मैं Q मानूंगा। S3 है क्या कहीं पे? देखो S3 नहीं लिखा है, तो S3 की जरूरत नहीं है। S1 S2 हो गया, उसके बाद S1 डैश है, तो S1 डैश का मतलब क्या हो जाएगा? S1 को P माना है तो S1 डैश क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P हो जाएगा, बराबर ना। S1 P है तो S1 डैश क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P। और ये सब चीज ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेना जाके लेक्चर नंबर 14। फिर S2 डैश के लिए क्या लिखेंगे? S2 डैश के लिए हम लोग लिखेंगे नेगेशन ऑफ Q। और कुछ है क्या? R वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ इस चीज का। सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, पहला क्या है ऊपर? ये दोनों जो है, ये S1 और ये S1 डैश और S2, ये दोनों आपस में किसमें? सीरीज में है। मतलब ये है आपका निगेशन ऑफ Q, S1 डैश है ना, सॉरी, नेगेशन ऑफ P आएगा। S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P आएगा। S1 डैश क्या है मेरे लिए? नेगेशन ऑफ P है। और ये S2 क्या है मेरे लिए? Q है। तो और ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम लिखते हैं एंड, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q। ये हो गया, इसको एक ब्रैकेट में बना दो। फिर उसके नीचे आना है, तो नीचे आप देखोगे तो ये चीज पैरेलल में, पैरेलल के लिए हम लोग लिखते हैं और, करेक्ट है। और उसके बाद ये S1 है, ये S2 डैश है, करेक्ट है। तो S1 और S2 डैश मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में है, तो S1 मेरे लिए P है, उसके बाद एंड आ जाएगा, और ये S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q है। तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया? ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। ये आ गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। दिस इज योर आंसर, सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपका 1.5 मार्क्स इधर ही आ गया सिंबॉलिक फॉर्म बनाने का। क्लियर है?
ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी और एक चीज निकालना है। क्या क्वेश्चन में बोला था ना कि सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखो और सिंबॉलिक फॉर्म बनाने के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है। तो एक और काम है इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, बाकी का इनपुट आउटपुट आप बनाओगे, मैं खाली सिंबॉलिक फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, चलो इसका भी एक और मैं सिंबॉलिक फॉर्म बता दिया। अब टेबल बना के दिखाता हूं। ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में इशू है। ठीक है, बीच बीच में खांसी आ रही है क्योंकि देयर इज वेरी, बोलते हैं ना, वायरल चला हुआ है सबको, मेरे घर में सब बीमार, आसपास के सब बीमार पड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे, तो आप लोग भी सेफ्टी फॉलो करो, क्योंकि देखो जो मौसम चेंज हो रहा है ना, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग को तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना तबियत पे। हम लोग का तो काम है टीचिंग करना, बोल बोल के हम लोग का गला खराब हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ के लोगे। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाते हैं। देखो ये वाला चीज है, यहां पे आप देखो, अब मैं इसका क्या बनाता हूं, इनपुट आउटपुट टेबल। क्या क्या चाहिए हम लोग को, पी चाहिए, क्यू चाहिए, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी चाहिए। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? अब ये टेबल ले लो और ये टेबल ले लो, मतलब ये कॉलम, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू ले लिया। उसके बाद ये है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू भी ले लिया। और लास्ट में ये पूरा ले लो, दैट इज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू ले लिया। और ये वाला, इसको क्या करना है, और करना है, वी मतलब और, ये पूरे ब्रैकेट को और करना है किसके साथ, P एंड नेगेशन ऑफ Q के साथ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा वो कोने का। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक जुगाड़ करके दिखाता हूं। देखो ध्यान से, ये हम लोग का डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा फायदा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? अब दिख रहा होगा क्लियर क्या लिखा है हमने, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा हम लोग ने लास्ट में लिख दिया। अब हमको क्या करना है, देखो मैं ये स्केल से बना सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा टाइम लूं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मैं इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोग को फटाफट से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हम लोग का प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझाना इंपॉर्टेंट है। कितने चीजें, पी और क्यू, दो ही चीजें, आर नहीं है तो 8 कॉलम नहीं आएंगे, 4 ही कॉलम आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से 4 कॉलम बना लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड लास्ट में आ जाएगा आपका चौथा वाला। ठीक है, 4 बन गया आपका 4 कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है, 4 कॉलम बन गया। ओके, अब यहां पे हम लोग को वैल्यू लिखना है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अंदर हम लोग वैल्यू लिख पाए। पी क्यू है तो पहला 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 और 0 0, जब 2 होते हैं तो यही 4 कंडीशन आते हैं। नेगेशन ऑफ पी कर रहा है, मतलब ये जो पी आपको दिख रहा है, ये जो पी दिख रहा है इसका नेगेशन करना है, तो करो। ये 1 का क्या हो जाएगा 0, ये 1 का 0, ये 0 का 1, ये 0 का 1। उसके बाद नेगेशन ऑफ क्यू करना है, 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1 का 0 0 का 1। समझ में आ गया? उसके बाद देखो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये नेगेशन ऑफ पी है और ये क्यू है, इन दोनों का एंड करना है। एंड का कंडीशन क्या बोलता है कि जब 1 1 रहेंगे तो 1, बाकी सब 0। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो 1 1 है, नहीं है, 1 1 है, ये देखो 1 1 है, मतलब ये 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। करेक्ट है। उसके बाद देखो पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब पी लेना है और ये नेगेशन ऑफ क्यू लेना है, इन दोनों का करना है, ये दोनों कॉलम का करना है। लेकिन हमारा एंड का कंडीशन वही है ना कि आपका 1 1 रहेगा तो ही 1, तो ये 1 1 है, नहीं है, ये 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 1 है क्या, नहीं है, ये 1 1 है क्या, नहीं है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। करेक्ट है, समझ में आया? एंड लास्ट में आप देखोगे ये कॉलम मतलब इस कॉलम का और ये कॉलम मतलब इस कॉलम का क्या करना है, और करना है। तो और मतलब क्या होता है, जब 0 0 0 रहेंगे तो ही, मतलब 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब 1 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों का 0 0 है, 0 आ गया, 0 0 है, नहीं है, 1 आ गया, 0 0 है, नहीं है, 1 आ गया, 0 0 है। तो 0 1 1 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। ये जो टेबल बनाया आपने, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। जब ट्रू और फॉल्स के साथ लिखते थे तो उसको बोलते थे ट्रुथ टेबल। करेक्ट है, और ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में कितने भी बड़े बड़े सर्किट देने दो यार, आप लोग उसको सॉल्व करके सिंबॉलिक फॉर्म बना के और इनपुट आउटपुट टेबल बनाना तो बहुत बच्चों का काम है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सेम। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म फटाफट से आपको बना दूंगा, इनपुट आउटपुट टेबल आप लोग बना लोगे। करेक्ट है, बच्चों वाला काम है एकदम, इनपुट आउटपुट 1 0 1 0 करना। बना लोगे कि नहीं मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो मैं फटाफट से ये सभी का ना सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूं। तो चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले, ये टेबल का, क्योंकि मेन चीज यही होता है। सिंबॉलिक फॉर्म आपने लिख दिया तो इनपुट आउटपुट टेबल तो बच्चों भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये S1 है, पहले S1 को मान लेता हूं मैं P, उसके बाद S2 को मान लेता हूं Q, और क्या है S3 भी है, तो S3 को मैंने मान लिया R। ठीक है, उसके बाद देखो S1 डैश नहीं है, S2 डैश है, S2 डैश को मान लेता हूं, क्या मान लूंगा बताओ, S2 को Q माना है तो S2 डैश को नेगेशन ऑफ Q मान लिया। फिर S3 का है क्या, S3 डैश भी है, तो S3 डैश है तो S3 डैश को मान लेता हूं नेगेशन ऑफ R। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। सबसे पहले देखो S1 है, मतलब S1 है, इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे P। उसके बाद देखो यहाँ पे P जो है इन दोनों के साथ क्या है, एंड हो रहा है। करेक्ट है, एंड हो रहा है ना, सीधा सीधा जा रहा है, एंड हो रहा है। अब ये जो S2 और S3, S2 डैश क्या बोलता है, S2 डैश बोलता है नेगेशन ऑफ Q, S3 का मतलब क्या होता है R, और ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में है, मतलब इन दोनों आपस में पैरेलल में है।
और ये पूरा जो है ये पूरा किसके साथ पैरेलल में है? H2 डैश और H3 डैश का, मतलब पैरेलल मतलब और में है, ये पूरा और है किसके साथ? H2 डैश। H2 डैश क्या होता है? नेगेशन ऑफ Q, और H3 डैश कितना होता है? नेगेशन ऑफ R। एंड हो रहा है ना सीरीज में ये दोनों, तो एंड और ये H3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R, बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। आ गया आंसर, खत्म। इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो कितना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? देखो ये सर्किट दिखने में कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन आप बोलो दोस्तों ये सर्किट देख के सिर्फ लिखना PQR सिंबॉलिक फॉर्म जिसको बोलते हैं, कितना इजी है? आप ही बताओ मुझे कमेंट करके कितना इजी है। और कितने सारे लोग ऐसे आप में से होंगे या फिर एवरेज बच्चे होंगे जो घबराते होंगे ये सब चीज से, लेकिन सोचो ये फ्री का मार्क्स है कि नहीं? तो सेम आप लोग क्या करना, इस चीज का बस आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, जैसे मैंने इसके पहले के 2 एग्जांपल्स में बनाया, वो टेबल बना देना 1010 वाला, प्रॉपर तरीके से इसका मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर सीधा। देखो यहां पे इसको मैं मान लेता हूं सबसे पहले, यहां पे क्या क्या है मेरे पास? S1 है, S1 के लिए मान लूंगा P, S2 भी है तो S2 के लिए मान लूंगा Q। ठीक है, S3 है क्या? है, S3 के लिए मान लूंगा मैं R। उसके बाद कोई डैश वाला है क्या? देखो डैश वाला, ये देखो ये डैश वाला है, S1 डैश लिखा हुआ है, तो S1 डैश के लिए मान लूंगा मैं नेगेशन ऑफ P। और कुछ है कि नहीं है? L लिख सकते हो आप लोग, मैं भूल जाता हूं लिखना, L इज नथिंग बट लैंप, ऐसा लिख दोगे तो मार्क्स मिलेंगे थोड़ा और अच्छे से, मतलब कटता तो नहीं है मार्क्स, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है। अब देखो, अब ये दोनों जो है सबसे पहले ये दोनों आपस में कौन है? पैरेलल में है, मतलब S1 और S2 पैरेलल में है, मतलब मेरा P और Q एक दूसरे को पैरेलल में है। ठीक है, P और Q एक दूसरे को पैरेलल में है, और ये एंड हो रहा है किसके साथ? एंड हो रहा है H2 के साथ। H2 कौन है? Q है, तो ये एंड हो रहा है Q के साथ। ठीक है, अब यही Q किसके साथ एंड हो रहा है? ये भी एंड हो रहा है इन दोनों के साथ जो कि एक दूसरे को पैरेलल में है, मतलब S3 मतलब R और S1 डैश मतलब क्या है? S1 डैश। S1 डैश मेरा क्या है? नेगेशन ऑफ P, और ये दोनों पैरेलल में है तो RV नेगेशन ऑफ P। करेक्ट है, आ गया आंसर, खत्म कहानी। बराबर आया क्या? PVQ एंड Q RV नेगेशन ऑफ P, परफेक्ट आंसर है। इसको ही बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या है मेरे लिए? सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? इतना इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है क्या? तो मुझे आप लोग बताओ कमेंट करके। समझ में आ रहा है? और इसका इनपुट टेबल आप लोग बनाओगे दोस्तों, आप लोग के लिए मैं टास्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं एक तरीके से, तो इनपुट आउटपुट आप बनाओगे, प्रैक्टिस करो जितना हो सके इनपुट आउटपुट टेबल का। फुकट मार्क्स से कुछ नहीं है, बस 1010 करके बनाना पड़ता है टेबल, और कॉलम बना के वो सब सॉल्व करना होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। देखो और भी 2 यहाँ पे दिए हुए, चलो इसका भी बता देता हूं फटाफट से। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो S1 है, तो S1 यहाँ पे P मान लेता हूं, फिर S1 डैश है तो S1 डैश के लिए मैं क्या मानूंगा दोस्तों? नेगेशन ऑफ P मानूंगा। उसके बाद H2 डैश भी है तो H2 के लिए सबसे पहले Q मान लो, और H2 डैश के लिए मान लो नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, उसके बाद देखो और कुछ है कि S3 वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा बना दो सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे S1 है सबसे टॉप पे, तो S1 मतलब मेरा P रहेगा, P रहेगा। P के नीचे है 2 चीज, मतलब S1 डैश और S2 डैश, तो नीचे है मतलब और हो जाएगा, तो P और ये दोनों साथ में है जो कि S1 डैश और S2 डैश, तो S1 डैश P होगा नेगेशन ऑफ P, और S2 डैश होगा नेगेशन ऑफ Q, मतलब नेगेशन ऑफ P ये क्या है? साथ में है, मतलब एंड हो जाएगा, लाइन में ही है ना, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट हो गया। अब ये पूरे के नीचे आप देखोगे तो ये है S1 और S2, आप पूरे के नीचे अगर आप देखोगे तो वो क्या है दोस्तों? S1 और S2 है। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो था ये साथ में था, अगर आप देखोगे ध्यान से ये पूरा एक ही साथ में था ना, लेकिन ये पूरे के साथ देखो एरो देखो, ये लाइन देखो, लाइन किससे आ रहा है? यहां से निकल के आ रहा है, तो ये जो था ये पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक डब्बा है, लेकिन ये पूरे डब्बे के साथ ये एक और डब्बा बनाया गया है जो कि है पैरेलल, S1 और S2। पैरेलल के लिए V डालेंगे, और S1 और S2 क्या है? एंड में है, मतलब सीरीज में है, एंड लिखना पड़ेगा, तो S1 के लिए P एंड Q, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कितना सिंपल है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल आप लोग बना लोगे। लास्ट में कराऊंगा कि चलो इसको होमवर्क दे दो क्या? चलो करा देते हैं इसको फटाफट से। S1 और S2 है, S1 के लिए मान लो P, S2 के लिए मान लो Q, S3 दिख रहा है क्या कहीं पे? ठीक है, S3 दिख रहा है क्या? ठीक है, S3 दिख रहा है, ये S3 है ना, ये भी S3 है। ठीक है, अब यहां पे आप देखो S3 भी दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर शायद दिख रहा नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। ठीक है ना, थोड़ा इमेज थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ये आपका S1 है, ये आपका अगेन क्या है? S1 है ना, ये आपका S1 S2, ये S2 है, ये S1 है। ठीक है, थोड़ा इमेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आपको बता देंगे, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। S3 को R मान लूंगा, नेगेशन किसी चीज का नहीं है। अब हम लोग को इसको सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। चलो सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो फटाफट से, ध्यान देना बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। S1 S2 क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब P और Q एक दूसरे को पैरेलल है, लिख दिया। उसके बाद एंड हो रहा है, इस चीज का एंड हो रहा है, S2 और S1 का, मतलब QV P के साथ। ठीक है, QV P के साथ हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी ये S3 है ना, मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे,
ये S3 आपका, माफ करना, ये S3 है, ये भी S3 है, तो QV क्या हो जाएगा, QV ये हो जाएगा R। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका R, क्यों, क्योंकि ये S3 है, तो ये Q और ये R हो गया। फिर एंड हो रहा है, किसके साथ एंड हो रहा है, S3 और S1, S3 R है, S1 मेरा P है, मतलब S3 RVP हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, PVQ एंड QVR एंड RVP, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी इनपुट आउटपुट टेबल आप बनाओगे। देखो पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा सॉल्व करवा रहा हूं। बस आपको क्या करना है कि इस चीज का इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, जो कि कुछ नहीं है, बस आपको कॉलम बना के उसमें वैल्यूज पुट ऑन करके उसका वैल्यू 1010 के हिसाब से लिखना है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, ये दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। अब यहां पे सिंबॉलिक जो है वो दिया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म यानी स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। तो चलो फटाफट सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले अगेन जो चीज हमें मानना होता है, मान लो फटाफट से क्या मानना होता है, अगर आप जानते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लेट, क्या मानेंगे, ये P को हम लोग मान लेंगे S1, ठीक है, Q लिखा हुआ है, Q को मान लेंगे S2। इस बार PQ के फॉर्म में दिया है तो हम लोग को S1 S2 के फॉर्म में लिखना है। तो ये P दिया हुआ है S1, Q दिया है S2, नेगेशन ऑफ P भी दिया हुआ है, तो नेगेशन ऑफ P के लिए मानेंगे हम लोग S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q अगर दिया होगा तो उसके लिए मान लेंगे S2 डैश, R भी लिखा हुआ है तो R के लिए मान लेता हूं मैं S3, और कुछ नेगेशन है क्या, नहीं, नेगेशन ऑफ R भी है, तो नेगेशन ऑफ R के लिए मान लूंगा मैं S3 डैश। अब मैं क्या बनाता हूं, इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप देखो नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो नेगेशन ऑफ P मतलब सबसे पहले दो चीज है एंड में, मतलब दो सर्किट बनेंगे यहाँ पे, एक सर्किट ये हो गया ऐसा और दूसरा सर्किट ये हो गया ऐसा, ये बन गए, इसका नाम क्या है, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P के लिए मैंने क्या माना है, S1 डैश, तो ये हो जाएगा S1 डैश, और ये क्या हो जाएगा, Q है ना, तो Q मतलब S2 है मेरा, तो ये आ गया S2, ये दो चीज बन गया। अब ये दोनों के साथ और हो रहा है, मतलब नीचे आएगा, और मतलब पैरेलल हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे को पैरेलल हो रहा है। कौन पैरेलल हो रहा है, ये, तो इसमें भी दो चीज है, एंड हो रहा है, मतलब इसमें भी दो चीज है। अगर आप देखो तो दो सर्किट आपको बनाना है, ठीक है, दो सर्किट आपको बनाना है। क्या है, P को मानते हैं हम लोग S1, और ये नेगेशन ऑफ R को मानते हैं हम लोग S3 डैश, और ये पूरा एक दूसरे को और है, बना लिया, बस और कुछ नहीं, सर्किट जोड़ दो यहां से, बीच में से आपको ऐसा बनाना है, आपको ऐसा बैटरी बनाना है, बीच में चाहिए तो L बनाना है, और इसको यहां से ऐसा जोड़ देना है, बन गया। करंट का डायरेक्शन ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये बन गया आपका कंप्लीट सर्किट। कितना सिंपल है, देखो इसको ही बोलते हैं हम लोग स्विचिंग सर्किट, जो हमको बोला था बनाओ, क्या बनाओ, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, इसको देख के बना लिया यार, कोई परेशानी हुई, कितना सिंपल है, बस दिमाग का खेल है, कॉन्सेप्ट का खेल है, जो हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है लेक्चर नंबर 14, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, इसी बात पे लाइक कर सकते हो, कर दो यार, कर दो यार, कर दो, लाइक कर दो, चलो चलो यार, चलो आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, रोज आपके लिए वीडियोस बना रहे मेहनत करके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इस चीज को समझोगे। चलो ये हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ये दिया हुआ है सेम, क्या मानूंगा सबसे पहले, लेट, क्या मानूंगा मैं, P को मान लेता हूं S1, Q को मान लेता हूं मैं S2, R को मान लूंगा मैं, है क्या, R वैसे है, S3 मान लो, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ P को मान लूंगा मैं S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q को मान लूंगा मैं S2 डैश, और नेगेशन ऑफ R को मान लूंगा मैं S3 डैश, ठीक है। जो होगा वो होगा, नहीं होगा तो हम लोग को नहीं काम आएगा, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो ये P एंड Q है साथ में, तो P एंड Q मतलब एक सर्किट है मेरा जिसमें दो स्विच है ऊपर की तरफ, जो कि P एंड Q है, तो P एंड Q मतलब मेरा S1 और ये हो जाएगा S2, ठीक है, सीरीज में है ना, साथ में आगे। अब उसके बाद और हो रहा है, मतलब और मतलब ये नीचे आएगा, और मतलब पैरेलल हो रहा है। उसके बाद ये एक बड़ा सा सर्किट आएगा, इसमें क्या दिया, नेगेशन ऑफ P, मतलब इसमें अगर आप देखोगे एक पूरा का पूरा क्या हो रहा है, नेगेशन ऑफ P आ रहा है। नेगेशन ऑफ P कौन है, नेगेशन ऑफ P कौन है, मुझे एक बात बताओ, नेगेशन ऑफ P मेरा S1 डैश है, करेक्ट है, नेगेशन ऑफ P मेरा कौन है, S1 डैश, तो यानी कि एक मेरा पूरा यहां पे क्या है, ये पूरा जो है S1 डैश है, S1 डैश, और ये जा रहा है, और ये जाने के बाद एंड हो रहा है, सीधा जा रहा है, एंड किसके साथ हो रहा है, QVPVR, मतलब इसी के अंदर बहुत सारी चीज है। अब आप देखो ये जो सीधा लाइन गया, अब इसी में आप देखो कि एंड हो रहा है नेगेशन ऑफ Q के साथ, ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर ही क्या हो रहा है, एक सर्किट बन रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर ही एक और सर्किट बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q कौन है, नेगेशन ऑफ Q मेरा कौन है, S2 डैश, तो लिख दो यहां पे S2 डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसी के अंदर ये जो S2 डैश जो आपने लिखा, ये भी और हो रहा है, मतलब ये भी पैरेलल हो रहा है, किसके साथ, P के साथ। P कौन है मेरा, बताओ, P है मेरा S1, ठीक है, और इसी के साथ एक और पैरेलल है, कौन पैरेलल है, इसी के साथ एक और पैरेलल है R, जिसका नाम है S3। अब ये पूरा जोड़ दो, और ये पूरा हमारा जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। इसको चाहिए तो हम लोग और थोड़ा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये जो है ना, इसको मिडल में लेना, ये जो लाइन बीच में से दिख रही है ना, इसको यहां से लो, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाता हूं आपको, देखो, अब देखो, बस इसको मैंने थोड़ा सा और प्रॉपर इंप्रूव किया, कुछ नहीं। हमारा इधर पे पहले से क्या था, कौन सा था, ये नेगेशन ऑफ P था, मतलब ये S1 डैश था,
बन गया आपका सर्किट, और यहां से ये पूरा आएगा, ये आपका सर्किट बनेगा लैंप, और ये पूरा यहां से जोड़ दो, बन गया आपका सर्किट, खत्म। दिस इज योर सर्किट। कितना है, सिंपल है। कुछ लगाया गया दिमाग, कुछ नहीं। ये जो पार्ट था ये थोड़ा टफ पार्ट था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, ये S1 था, इसके साथ एंड हो रहा है, मतलब सीरीज में जा रहा है। सीरीज में जाने के बाद ये इतना जो है ना, ये पैरेलल का खेल है, ये पूरा बॉक्स एक पैरेलल आएगा जिसमें तीन चीजें, ये S2 डैश, S1 डैश और S3, देखो ये तीन चीजें, तो तीनों को लाइन में बना दिया, एक के नीचे एक, और इसको आपस में सीधा सीधा जोड़ दिया, बस, और कुछ नहीं, खत्म। समझ गया, इसी को बोलते हैं स्विचिंग सर्किट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, P एंड R। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग P को मान लेंगे S1, Q को मान लूंगा मैं S2, अगेन R दिया है क्या, चलो मान लेते हैं ना, R नहीं भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, S3। उसके बाद नेगेशन ऑफ P को मान लूंगा मैं S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q को मान लूंगा मैं S2 डैश, और नेगेशन ऑफ R को मान लूंगा मैं S3 डैश। यही होता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। बनाओ सर्किट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, देखो इसके अंदर क्या है, P एंड R है। P एंड R मतलब दो चीज है एंड में, सीरीज में, तो एक होगा यहां पे ऐसा, एक होगा यहां पे ऐसा, तो ये P एंड R है। P का मतलब होता है S1 और R का मतलब होता है S3, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, सीरीज में है। उसके बाद इसका और हो रहा है, मतलब पैरेलल में जाएगा, ये और हो रहा है। कौन है ये और में, दो चीजें, अगेन और में कौन है, दो चीजें, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ R, मतलब नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या है, S2 डैश, और ये है S3 डैश, मतलब दो अगेन फिर से आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके लिए क्या, S2 डैश बराबर, और ये हो जाएगा S3 डैश, ये बन गया। अब ये पूरा हो गया, ये डब्बा, ये पूरा ये डब्बा बन गया, और इसके साथ एंड हो रहा है। एंड मतलब क्या, इसी सीरीज के अंदर, मतलब ये जो सर्किट आपको ये दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा जो आपको ये सर्किट दिख रहा है, ये पूरा पूरा डब्बा जो हमने बनाया, ये पूरे डब्बे के साथ देखोगे आप अगर, तो ये एंड हो रहा है। एंड मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बताओ मुझे, एंड मतलब क्या होता है, सीरीज होता है। तो यानी कि इस पूरे पूरे जो डब्बे के साथ एक चीज सीरीज में आएगा, मतलब आगे बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा, सीरीज में आएगा। तो सीरीज में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहीं से आगे से एक लाइन निकालना पड़ेगा। सीरीज में आ रहा है ना, और सीरीज में आने के बाद ये नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ R, मतलब एक आएगा यहां पे स्विच, एक स्विच यहां पे आएगा जिसका नाम है नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P मतलब क्या है, S1 डैश, और उसी के आगे एंड हो रहा है, मतलब एक और उसके आगे आएगा जो कि नेगेशन ऑफ R मतलब S3 डैश, और ये आपका यहां से आया और ये नीचे जाएगा, और यहां से निकलेगा एक वायर जो कि नीचे जाएगा। इस प्रकार से बना दो आपका बैटरी, एक लंबा सा L, और यहां से इसको जोड़ दो, बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका पूरा का पूरा सर्किट। प्लस माइनस लिखा करो, और प्लस के साइड से एरो दिया करो, मतलब करंट का डायरेक्शन। समझ में आ गया, खत्म। ये बन गया आपका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिखने में हार्ड था, आई नो दिस इज हार्ड, लेकिन ये आप देखो, आप मुझे खुद बताओ दोस्तों कि कितना हार्ड है, कितना इजी है। जो नया स्टूडेंट है उनको लगेगा हार्ड है, ये सर्किट क्या हो रहा है। इंजीनियरिंग में ऐसे एक BEE करके एक सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, अगर आप जाओगे तो BEE करके, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट है। इसमें ऐसे सर्किट्स बहुत आते हैं, मजा आता है ड्रॉ करने में। हमने जब इंजीनियरिंग किया था, स्टार्टिंग में हार्ड लगा था, लेकिन एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट को, धड़ाधड़ ड्रॉ करते थे, बहुत मजा आता है। समझ में आ गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अब बाकी के जो थे उसमें सर्किट वाले आप बना लोगे, करेक्ट है, बना लोगे, कमेंट करके बता देना, बना लोगे आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव सर्किट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, याद है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब आपको इसके जैसा एक और सर्किट बनाना होता है सॉल्व करके। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, उस सिंबॉलिक फॉर्म में अलग अलग जो लॉज है हमारे, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डिमॉर्गन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो लॉ लगाओ, उसको छोटा करो, वो छोटा करने के बाद वापस से उसका एक सर्किट बनाओ, खत्म। यही करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट S1 मान लिया P, S2 को मान लिया Q, S3 है क्या, यस S3 भी है, तो S3 को मान लिया R। और कुछ है, और कुछ है, नेगेशन है, नेगेशन ऑफ S3 है खाली, हाँ S2 भी है, नेगेशन ऑफ, सॉरी नेगेशन नहीं लिखते हैं हम लोग, S2 डैश लिखते हैं ना, ये क्या है, ये S2 डैश है। तो S2 डैश के लिए मान लूंगा मैं नेगेशन ऑफ Q, और S3 डैश के लिए मान लूंगा मैं नेगेशन ऑफ R। ये हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म लिखो इसका, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, कौन बताएगा। सिंबॉलिक फॉर्म देखो यहां पे सबसे पहले ये क्या है, P, तो इसको लिखेंगे P। उसके बाद क्या हो रहा है, और एंड में जा रहा है, लेकिन ये दोनों और में है, मतलब P एंड S2 और S3 का और हो रहा है, मतलब Q और R हो रहा है, Q और R। समझ में आ गया, ये इतना समझा। अब ये पूरे के साथ अगर आप देखोगे तो ये पूरे के साथ एक चीज और में आ रहा है, ये पूरे के साथ और आ रहा है, मतलब ये बड़ा सा एक डब्बा बना दो यहां पे, ये पूरा एक बन गया ना, तो ये पूरा एक डब्बा बन गया, और ये पूरे के साथ और में, मतलब पैरेलल में आ रहा है। ये तीन चीज कौन है, S3 डैश, S2 डैश और S1, यानी कि ये दो तीनों चीज आपस में आ जाएंगे, जो कि है सबसे पहला S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R, उसके बाद S2 डैश एंड करके नेगेशन ऑफ Q, और S1 मतलब नेगेशन ऑफ P। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये बन गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। आ गया सिंबॉलिक फॉर्म, कोई चिंता है नहीं, कोई चिंता नहीं है, समझ में आ गया इतना।
अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अगर हम आपको यहां पे चीज समझाएंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। अब देखो, यानी कि अगले स्टेप में अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अगले स्टेप यहां से मैं करता हूं, कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और इजी लगे। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अगला सिंबॉलिक फॉर्म तो बना लिया, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव सर्किट बनाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट सर्किट की, तो इक्विवेलेंट सर्किट मुझे बनाना है। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो चीज है इसको सॉल्व करो। सबसे पहले अगर आप देखो क्या कर सकता हूं मैं, ये इसको कुछ कर सकता हूं कि नहीं, इसको मैं सेम एज इट इज रखता हूं। क्या कर रहा हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं, जो कि ये P एंड QVR, इसको मैंने एज इट इज रखा। ये जो ब्रैकेट था बड़ा वाला वो बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बीच में और है, और आ गया। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, तो नेगेशन और नेगेशन इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से नेगेशन ही कॉमन निकाल देता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं नेगेशन कॉमन निकाल देता हूं, तो आर में से नेगेशन निकल गया तो आर बचेगा। ये एंड का नेगेशन उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा और ये क्यू का भी नेगेशन चला गया तो ये बन जाएगा क्यू, और ये बचा है अंदर पी एंड पी, जो बचा है वो एज इट इज बाहर रहेगा। और इसको भी चाहिए तो आप पूरा एक ब्रैकेट में ले सकते हो। समझ में आया? ये कौन से लॉ से आया, लॉ लिखना जरूरी है। ये आया दोस्तों कौन से लॉ से, अगर साइड में लिख दो कहीं पे, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने कॉमन निकाला ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। समझ में आ गया? चलो अब देखो ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको हम लोग और कैसे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो कि हमने नेगेशन को कॉमन निकाल दिया है, ठीक है, ये जो नेगेशन है इसको अगर हमने कॉमन निकाल दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो P है ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले सकता हूं क्या, मतलब ये जो P एंड QVR दिख रहा है, ये जो P एंड यहां पे भी है, तो P एंड को मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं और ये वाली चीज को इधर ले लेता हूं, मतलब सिर्फ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर रहा हूं। कॉम्यूटेटिव लॉ याद आ रहा है? तो वही करता हूं अगला स्टेप, इसको सेम रखता हूं। क्या रखता हूं, देखो P एंड QVR ब्रैकेट क्लोज, ये और अब इसके अंदर हमने P पहले लिखा, एंड पहले लिखा, ये P एंड पहले लिखा, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा हूं और कुछ नहीं, तो P एंड लिखा, और ये जो निगेशन है RVQ का, इसको मैंने बाद में लिखा और ये ब्रैकेट क्लोज किया। तो मुझे बताओ ये किसे आया, ये आया कॉम्यूटेटिव लॉ से। नीचे लिखो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ से आया। समझ में आया? साइड में मैंने नीचे लिख दिया। इतना समझ में आ गया? दो स्टेप, अगला स्टेप वहां पे सॉल्व करते हैं, फिर पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। अब यही चीज अगर आप देखोगे, ये पूरा यही चीज को अगला स्टेप में क्या कर सकते हो, अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से देखना, ये भी P एंड QVR है, ये भी P एंड, यहां पे देखो ये भी P एंड है, तो P एंड के फॉर्म में है, तो मैं P एंड कॉमन निकाल सकता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम निकालेंगे भाई, निकाल सकता हूं तो निकाल लेंगे ना भाई। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे P एंड को मैं क्या करूंगा, यहां पे कॉमन निकालूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक और चीज जो मैंने यहां पे नहीं किया, क्या कर सकता हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो ये RVQ को मैं QVR लिख सकता हूं ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये RVQ है, इसको मैं QVR लिख सकता हूं क्या? तो यहां पे मैं लिखूंगा QVR, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया, तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में कर सकता हूं इसी में, तो इसी में मैंने कर दिया। अब देखो अगला स्टेप, मैं क्या करता हूं, इसमें से P एंड और इसमें से भी P एंड कॉमन निकालता हूं, तो ये मेरा P एंड जो है वो मेरा कॉमन निकल जाएगा। इसमें से P एंड, इसमें से P एंड कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, सिर्फ यहां पे QVR बचेगा, तो QVR बचेगा, ठीक है, ये QVR बचा और ये बीच में V बचा, ठीक है, और इसके अंदर से क्या बचेगा, निगेशन ऑफ QVR, क्या बचेगा, निगेशन ऑफ QVR बचेगा, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है? बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब यहां पे थोड़ा सा आपका लॉजिक लगेगा। पहली बात तो ये बताओ ये कौन सा लॉ है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख लो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगला स्टेप अगर आप ध्यान लगाओगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ये समथिंग है, ये और है, और ये समथिंग का निगेशन है। तो आपको याद होगा एक हमारा ये था लॉ था, QV निगेशन ऑफ Q या फिर PV निगेशन ऑफ P, मतलब अगर दोनों सेम है निगेशन में और बीच में और है, तो उस पूरे का वैल्यू क्या बन जाता है दोस्तों, ट्रू बन जाता है। करेक्ट है? उस लॉ को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। यार ये तो पढ़ा है ना हम लोग ने, उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। याद आ रहा है कि नहीं, सब हमने सीखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे P एंड, और ये पूरे का वैल्यू बन जाएगा ट्रू। देखो कितना छोटा हो गया, देखने में कितना हार्ड लग रहा था ना एग्जांपल, अब देखो ये पूरे का वैल्यू सिर्फ ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है जो कि होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, अगर दोनों सेम है ब्रैकेट के अंदर, या फिर कोई नंबर सेम है और बीच में V है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, निगेशन है ना, ये बराबर ना, निगेशन है ना, निगेशन ऑफ QVR है। हाँ, निगेशन मैंने अंदर लिख दिया ना, इसको आप ये कर सकते हो, यहां पे
ये निगेशन और ये ब्रैकेट को मैंने थोड़ा गड़बड़ किया था, यहां पे निगेशन है, तो ये एक नंबर, ये एक नंबर, इसका निगेशन बीच में और, तो ये पूरे का वैल्यू क्या बन जाएगा, ट्रू। ये कौन सा लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। समझ में आ गया। अब अगला स्टेप, कोई भी चीज जब एंड होता है ट्रू के साथ तो वो वही चीज रहता है, और इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। याद आ रहा है कि नहीं, ये सब सीखा हुआ है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब आ गया आंसर पी, तो मतलब मेरा अल्टरनेटिव सर्किट का जो नया सिंबॉलिक फॉर्म आया वो क्या आया, पी आया। अब नया अल्टरनेटिव सर्किट बना दो, अल्टरनेटिव सर्किट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान दो, अल्टरनेटिव सर्किट कैसे बनेगा, सिर्फ पी बनाना है। पी मतलब क्या है मेरे लिए, S1, तो यानी कि एक सर्किट बनेगा, एक स्विच बनेगा उसमें, और ये इसका नाम है S1, और ये बैटरी से जोड़ दो, खत्म, छोटा सर्किट है, छोटा बैटरी आ जाएगा, जोड़ दो L, और ये सिंबल, ये प्लस ये माइनस, सिंबल यहां से यहां से यहां, इसका नाम है S1, बन गया आपका सिंपल। सोचो कितने हार्ड डायग्राम को ये बना दिया, और इसका मतलब दोनों का मतलब दोस्तों सेम है, मानोगे नहीं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड एग्जांपल जो हार्ड वाला था वो मैंने करा दिया, और एक छोटा वाला जो है वो आप लोग कर लोगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब हार्ड वाला करा दिया, तो एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी करा लेते हैं, जो कि है राइट सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट इन स्विचिंग टेबल। मतलब सेम यहां पे भी क्या करना है, इस चीज को देख के पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे, एक्सपर्ट हो गए हम लोग तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसका स्विचिंग टेबल बनाना है। भाई ये क्या नया चीज है, आपने तो सर इनपुट आउटपुट टेबल बताया है, बहुत स्टार्टिंग में इस चैप्टर के ट्रुथ टेबल बताया, लेकिन ये स्विचिंग टेबल क्या है, तो घबराओ मत, स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट द इनपुट आउटपुट टेबल। लेकिन उसमें जो आखिरी कॉलम में जो वैल्यूज आएगा वो देख के हम लोग को इंटरप्रेट करना है और कुछ नहीं, कि बल्ब चालू रहेगा कि नहीं चालू रहेगा वो बताना है। कैसे बताएंगे, देखो पहले समझो इस चीज को। पहले क्या बोलेंगे, लेट, क्या क्या चीज है हमारे पास, पी दिया हुआ है, पी का मतलब है S1, सॉरी S1 दिया हुआ है, S1 का वैल्यू मान लेंगे P, तो लेट S1 P है मेरा, S2 क्या है, Q मान लेता हूं, नेगेशन वगैरह भी दिख रहा है यहां पे, तो S1 डैश जो है वो बन जाएगा नेगेशन ऑफ P, और S2 डैश बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q। बस इतना चीज याद रखो, समझ में आ गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, बताओ मुझे, कौन बताएगा। सबसे सिंपल है, ऊपर S1 दिख रहा है मतलब P, उसी के नीचे S2 डैश है मतलब और हो जाएगा ये चीज, P और नेगेशन ऑफ S2 मतलब नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया। अब इसी के साथ और हो रहा है, वापस से और हो रहा है, करेक्ट है, ये पूरा और हो रहा है, S1 डैश और S2 के साथ। S1 डैश को बोलते हैं नेगेशन ऑफ P, एंड होगा इसके साथ ये S2 क्या है, Q, और इसको ब्रैकेट बना लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, बस ब्रैकेट बनाना है, करेक्ट है, ये पूरे का एक ब्रैकेट है और ये पूरा एक ब्रैकेट है, इसके साथ और हो रहा है, करेक्ट है, सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। अब इसी का क्या बनाएंगे दोस्तों, बताओ, इसी का हम लोग बनाएंगे इनपुट आउटपुट टेबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल बोलते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है दोनों में, बस नाम का फर्क है, इनपुट आउटपुट था, यहाँ पे स्विचिंग है। तो सबसे पहले बना दो स्विचिंग टेबल। कैसे बनाओगे, क्या क्या चीज है, ये सिंबॉलिक फॉर्म देख के ही बनाते हैं ना, तो P है, Q है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे Q, उसके बाद R है क्या, नहीं है, उसके बाद नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P, उसके बाद नेगेशन ऑफ Q, फिर ये PV नेगेशन ऑफ Q है, ठीक है, उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चीज है जो कि है PV नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, V नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। इसको वापस से मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं, समझ में आ गया। अब यहां पे फटाफट से कॉलम बनाएंगे, चलो अभी आप स्केल से बनाता हूं फटाफट से। बन गया, ठीक है, सिंपल है। अब इसके अंदर कितना बनाएंगे हम लोग कॉलम, कितना कॉलम बनाएंगे, कौन बताएगा दोस्तों, 4 कॉलम बनेगा ना, सिर्फ P और Q है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 3 और नीचे वाला 4 बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, चलो फटाफट से। क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ कौन बताएगा, ये 1 1 1 0 0 1 0 0। अब नेगेशन ऑफ P है मतलब 1 का 0 उल्टा, 1 का 0 उल्टा, 0 का 1 उल्टा, 0 का 1। नेगेशन ऑफ Q, Q वाले का 1 का 0 उल्टा, ये 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 लिख दिया। PV नेगेशन ऑफ Q करना है, मतलब P और नेगेशन ऑफ Q इन दोनों का और करना, और मतलब 0 0 0 रहेगा, ठीक है, 0 0 है, 0 0 है, 0 0 है, तो ये 0 रहेगा, बाकी सब 1 हो जाएगा, करेक्ट है। फास्ट जा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इतना तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे यहां तक आते आते। उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q, देखो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो ये देखो इन दोनों, देखो एंड मतलब क्या होता है, जब 1 1 रहेगा तो ये 1 1 1 है तो ये 1 1 है तो ये 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे, करेक्ट है।
अब यहां पे इन दोनों का और करना है, और का कंडीशन है 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब 1, 0 0 है नहीं है, 0 0 है नहीं है, नहीं है, बाकी सब 1 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा स्विचिंग टेबल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्विचिंग टेबल बोलते हैं। लेकिन लास्ट में एक और चीज पूछा, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेट का मतलब हमने देखा कि हियर लास्ट कॉलम ऑल वैल्यू इज 1, ऑल वैल्यू इज 1। हमारा लास्ट कॉलम में देखा तो ऑल वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर कि जो बल्ब है हमारा या फिर जो लैंप है इसके अंदर, दिख रहा है क्या, कहां है, दिया ही नहीं है यार लैंप, जो भी हो, तो लैंप जो है, बल्ब जो है, विल ऑलवेज ग्लो, विल ऑलवेज ग्लो, मतलब बल्ब हमेशा जलता रहेगा क्योंकि सबका वैल्यू 1 आ रहा है। लेकिन अगर सबका वैल्यू 0 आ गया तो बल्ब कभी नहीं जलेगा। अगर जहां पे भी 0 आ रहा है, समझ लो 1 इधर आया, 0 यहां पे आया, तो जहां पे मतलब P का वैल्यू पे आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि P मतलब S1 होता है, तो S1 बंद रहेगा तो जल रहा है, S2 बंद रहेगा चालू रहेगा तो नहीं जल रहा है। इस प्रकार से चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला 1 सब में आया, इसका मतलब बल्ब हमेशा जलेगा। 0 आ गया सब में तो बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको आंसर दे रहा है। तो बाकी के एग्जांपल्स इज योर होमवर्क। एंड आज का लेक्चर इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। तो बोल सकता हूं इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा वो भी कंप्लीट होता है मैथमेटिकल लॉजिक का। अब इसी प्रकार हम रोज आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, तो आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यूस आपको मिलेंगे। मैथ्स फिजिक्स के मिल ही रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। तो बस आपको एक काम करना है कि हमारे वीडियोस को जितना हो सके प्यार देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है? तो कैसा लगा ये चैप्टर आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ये पूरा वीडियो आज का बहुत मेहनत किया है दोस्तों आपके लिए, इस वीडियो के लिए, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों, ठीक है? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।